हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपके इस कोर्स के सिलेबस के बारे में, मतलब कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्यों क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग हम लोग को स्टडी करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो इम्पैक्ट कैसा है हमारे हमारे लाइफ पे, हमारे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो आपका जो मॉडल 1 है और लेक्चर 1 है, उसमें जो हम लोग को स्टडी करनी थी कि आपको अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, एंड इसमें डिस्कस करने वाले हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब कि हम लोग को पहले हमारे अतीत के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग को इस बारे में पता होगा तो हम लोग आगे की जो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि हम लोग अब जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अपने सोसाइटी को और बेहतर बना सकते हैं। तो जस्ट इसको ब्रीफली बताया जाए कि हम लोग ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मतलब कि पूरे बायोलॉजिकल हिस्ट्री या अर्थ के इवोल्यूशन पर नहीं जाएंगे। हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे कि हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो आपके 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और फिर धीरे 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 चेंजेस आए हैं। उसके बाद जो ह्यूमंस है उन लोगों ने मतलब कि फायर पे कंट्रोल कर लिया, फिर व्हील बना लिया। उसके बाद एक स्टेबल लाइफस्टाइल वो लोग अपनाने लगे। तो अब जब स्टेबल लाइफ हम लोग अपनाने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को रिक्वायरमेंट थी, हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो हम लोग जो मतलब वो ह्यूमंस थे वो बेसिकली आपके डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और जो भी हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करते थे, जो भी ह्यूमंस प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करते थे, वो मेनली हैंडमेड हुआ करते थे। तो हैंडमेड होने से डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जाने से हमें जो सिचुएशन कैसा था उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम लोग को स्टडी करने की प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी। तो ये सोसाइटी जो है इट्स रेफर्स टू सोशल एट्रीब्यूट्स एंड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट वेयर prevalent before the advent of industrial revolution which occurred from 1715 to 1850। तो कहा जाता है कि 1750 से 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो इससे पहले की जो सोसाइटी थी उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें आगे। तो प्री इंडस्ट्रियल इज ए टाइम बिफोर देयर वेयर मशीन एंड टूल्स to perform tasks in mass. Pre-industrial civilization dates back to a century ago, but the main era known as pre-industrial society occurred right before the industrial society। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि हम लोग के पास जब ह्यूमंस के पास जब मशीनें नहीं थी, टूल्स नहीं थे, तो उस केसेस में जो हमारा जो सोसाइटी थी उसको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। लेकिन वो बहुत सेंचुरी पहले भी उसको भी हम लोग वही बोलते, लेकिन जस्ट हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या है कि ये वैरी करता है रीजन टू रीजन। तो जैसे कि आपने पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है होगा कि जो इंडिया में जो है बहुत पहले ही बहुत सारी सिविलाइजेशन रही है, जिसको हम लोग बोलते थे मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उनके पास अपना सोसाइटी में अपना टेक्नोलॉजी थी, एडवांसमेंट थी। लेकिन उसके बाद जो इंडिया के बारे में कंसिडर करें तो उस समय हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर का समय था, जब ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। तो इसमें अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में फ्यूडल सिस्टम थी, मतलब सामंतवाद था। और इटली में रेनेसेंस हो रहा था, मतलब कि पुनर्जागरण हो रहा था। तो उस केस में जो हमारी सोसाइटी थी उसमें किस तरह के सिचुएशन थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि एक्सट्रीम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, अ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन पीजेंट फॉर फूड। तो हमारा जो पूरा इकोनॉमी था ह्यूमंस का वो था एग्रीकल्चर पर, खेती पर डिपेंडेंट था। और जो है पॉपुलेशन वो मेनली फूड्स के लिए आपके किसानों पर ही निर्भर करते थे। उसके बाद बात करें तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी प्रोडक्शन आर रिलेटिवली सिंपल एंड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट वेयर लिमिटेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड वेयर मेनली फॉर यूज अदर देन प्रॉफिट। तो उस समय की सिचुएशन में मेनली पर्पज़ था कि हमें मतलब इस्तेमाल करने के लिए गुड्स को प्रोडक्शन करना है, हम लोग यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे, प्रॉफिट के लिए बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता था पहले।
ऑल कमोडिटी वेयर लोकल फॉरेन गुड्स वाज रेयर एंड मैक्सिमम लग्जरियस। तो जितने भी तरह के आपके प्रोडक्ट होते थे वो मेनली लोकल होते थे, और पहले के लोग वोकल फॉर लोकल थे, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन गुड्स थे वो रेयरली इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम में ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। और उसके बाद बात करें कि सोशल क्लासेस की, तो मतलब समाज में डिफरेंट, सोसाइटी में डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं, अपर क्लास लोअर क्लास, उतने ज़्यादा भेद नहीं थे उस समय। उसमें मेनली दो टाइप के क्लासेस थे, वो थे पीजेंट एंड लैंड लॉर्ड। मतलब वैसे जो खेत है या मतलब खेती करते हैं, किसान हैं, या फिर आपके वो ज़मींदार हैं। ये दो ही टाइप के होते थे। नेक्स्ट है कि पीपल्स आर लोकेटेड इन विलेजेस रादर देन इन सिटी एंड मेनली नियर द वाटर और फूड सोर्सेज। तो लोग जो है मेनली गाँव में बसते थे और सिटीज़ में नहीं उतने बसते थे, ठीक है। और बात की जाए कि वो उनका जो बसना होता था वो मेनली फूड सोर्स या वाटर सोर्स के पास ही होता था। ट्रैवल और कम्युनिकेशन बहुत स्लो था, बहुत डिस्टेंस पे होता था, और जो वेपन्स है वो कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल किए जाते थे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो लगभग बहुत कम थी, जो कि 35 ईयर्स थी। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि उस समय की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब कि जो एक एवरेज पर्सन की जो लाइफ है वो 35 साल थी, तो आपको लगेगा कि बहुत कम थी। वो एक्चुअली होता ये था कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसमें कुछ लोगों की उम्र 100 साल भी है, 80 साल भी है, तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो भी कम उम्र में बहुत सारी बीमारियों के कारण मर जाया करते थे। इसलिए अगर एवरेज देखा जाए तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे हम लोग रिवोल्यूशन पर। तो रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन एक्चुअली एक फंडामेंटल या रिलेटिवली सडन चेंज को कहते हैं। ये चेंज हो सकता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल स्ट्रक्चर में, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से जो है जो पूरा पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, पुराने सिस्टम से जब उब जाता है या गवर्नमेंट से उब जाता है तो नए जो चेंजेस है वो जल्दी अपना लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन वर्ल्ड में हो चुका है, तो जिसमें कि मेनली अफेक्ट करता है वे ऑफ लिविंग पीपल, तो द सोसाइटी which become the region of advancement of technology to such extent that we can easily utilize different gadgets and use of all natural resources for our benefit। तो जो रिवोल्यूशन की वजह से जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होते हैं, और जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि रिवोल्यूशन वेयर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन विच ट्रिगर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट कंटिन्यू टिल डेट इन द मैनर ऑफ आईटी रिवोल्यूशन। तो कहा जाए कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो था वो मेन रिवोल्यूशन था जो कि सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ट्रिगर किया, मतलब कि उसके बाद ही ये सारे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए हैं, और वो अब तक चलता आ रहा है, जिसको आईटी रिवोल्यूशन की तरह हम लोग कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन एक सडन चेंज होता है। तो अब है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ है वो 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में। तो इससे हुआ ये है कि जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंग्लैंड से स्टार्ट होकर यूरोप और अमेरिका में पूरी तरह से फैला है। तो इससे क्या हुआ है कि जो गाँवों की जो फार्मिंग जो एरियाज हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है इसमें सिटीज़ में। तो इसकी वजह से है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से हुआ क्या उस समय कि जो सारी जो सोसाइटी है, मेनली जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, वो कन्वर्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सोसाइटी में। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इससे हुआ ये है कि जो गाँवों की जो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो आपका शिफ्ट हुई है इंडस्ट्रियल सिटी में। इसका कारण ये है कि जो आपका जो किसान है उनको जो अगर बेहतर पेमेंट मिलता है, बेहतर और स्टेबल जॉब मिलता है, तो वो फैक्ट्री में काम करना ज़्यादा सही समझेंगे। तो ये जो मूवमेंट हुआ है पीपल्स का इस सिटी की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और जो माइग्रेशन होता है पीपल का रूरल एरिया टू अर्बन एरिया की वजह से, जिसकी वजह से ये लोग आते हैं सिटीज़ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें होने से जो किस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इससे हुआ ये है कि आपके जो कुछ लेबर्स हैं, जो कि लेबर्स ग्रुप हैं, वो मूव करते हैं सिटीज़ की तरफ, तो कुछ रह जाते हैं आपके गाँव में ही।
लेकिन जिन गाँव में रहते हैं वो भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि जो गाँव में जाते हैं वो कच्चे माल को प्रोडक्शन करने का काम करते हैं और एक तरह से एक मार्केट भी वो प्रोवाइड करते हैं कि वो जो गाँव में रह जाते हैं या कहीं और रह जाते हैं, वो सिटी में नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री है उनके लिए वो मार्केट हो जाते हैं। तो इस तरह से रिवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो पूरी तरह से फैला और ये सबके लिए अचानक से पूरा सोसाइटी में चेंज आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, वो पर उसका मेन पर्पस क्या था, मतलब वो मेन क्या क्या फैक्टर्स थे इंग्लैंड में कि वो स्टार्ट हुआ। तो अगर डिस्कस करें तो हम लोग को मिलता है ये है कि एग्रीकल्चर सरप्लस इंग्लैंड में ज़्यादा थी और साइक्लिक फार्मिंग करते थे और न्यू मेथडोलॉजी इस्तेमाल करने लगे थे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आने की वजह से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था, जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था। फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा, मतलब आपके पास अनाज रहेगा तो आप काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग काम करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि तो लोग हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो सोचने लगे थे। इंग्लैंड हैज़ लार्जर कोस्टल लाइन, ऑल रीजन आर नियरर टू सी पोर्ट। तो सारा जो आपका कोस्टल लाइन है इंग्लैंड के पास ज़्यादा है और उसके जो है सारे जो रीजन्स है वो सी पोर्ट के नज़दीक थे, तो वहाँ बिजनेस के पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल थे, वहाँ पे कोल आयरन और जो है वहाँ अवेलेबल था। तो कोल एक तरह से एक फ्यूल काम करता है किसी भी फैक्ट्री में। गवर्नमेंट जो है वो इनक्रेज कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड को, ठीक है, बाई इस नेवी। तो वो नेवी से प्रोटेक्ट करती थी सारे ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड को। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ इंग्लैंड वाज लोअर देन अदर कंट्री। तो वो लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पर। तो इससे भी जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसमें ज़्यादा मतलब प्रमोट हो रहे थे। तो रिसोर्सेज ऑफ आवर फैक्ट्री एंड मार्केट वेयर अवेलेबल इन ब्रिटिश कॉलोनी। तो ब्रिटिश जो है जो बहुत कंट्रीज में कॉलोनी बना चुके थे, तो वहाँ पे फैक्ट्री के लिए रिसोर्सेज भी थी और मार्केट भी थी। साइंटिफिक इन्वेंशन को जो फैसिलिटेट किया था, प्रमोट किया था इंग्लैंड में। बैंक और बैंकिंग सिस्टम पहले से वहाँ पर अवेलेबल थे जो कि लोग प्रोवाइड कर रहे थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल लॉ भी था। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉलिटिकल लॉबी हुआ करती थी, इसका मतलब है कि वो लोग इजीली अपने हिसाब से कानून बनवा सकते थे। और धीरे धीरे ये देखा गया कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे जो लेबर का जो है मतलब कॉस्ट ज़्यादा होता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हुआ ये कि लोग इंडस्ट्री बैठाने लगे और जिसकी वजह से लेबर की कमी को पूरी किया जा सकती थी मशीनों के द्वारा। तो इससे हुआ कि हम लोग इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़ने लगा। और उसके अलावा जो इंसेंटिव है वो दिया जाता है इन्वेंटर्स को, जो भी कुछ नया आविष्कार करता था उसको पैसे मिलते थे। तो इससे हुआ कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला। तो इससे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया बहुत सारे चेंजेज आए। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब तक जो है उस समय से हम लोग कितनी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, कितना ज़्यादा टूल्स गैजेट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया आपके मतलब सोसाइटी पर ही नहीं, आपके जो सिविल इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसकी वजह से। तो अगर हम डिस्कस करें कि क्या क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, तो अगर कुछ डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे। तो इसकी वजह से है फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब मास से प्रोडक्शन हो सकता था। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन होने लगा, कौन सी कंपनी कितनी अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से सामानों का जो कॉस्ट है वो घट गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स घट गया। कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। मतलब इसकी वजह से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो इंडस्ट्री को चाहिए आपको कच्चा माल और उसको मार्केट को बेचने के लिए भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए सारा सिस्टम है वो डेवलप किया गया। तो इससे प्रॉपर आपका सिविल इंजीनियरिंग को भी बूस्ट मिला है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड, ब्रिजेज, रेलवे ट्रैक, कैनल आर स्टार्टेड। तो जिस आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा तो आप कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट किया गया न्यू रोड्स में, ब्रिजेज में, रेलवे ट्रैक में, कैनाल में। तो इस तरह से सब चीज़ का डेवलपमेंट हुआ पूरा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन नियर
इंडस्ट्रियल एरिया, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें बढ़ी, ये कंस्ट्रक्ट किया गया, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पूरा एक सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा बूम आया और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई। और इसकी वजह से देखा गया कि बहुत सारे जब पैसा आने लगा तो फिर डेथ में भी डिक्रीज हुआ, जो भुखमरी और सूखा का भी जो चांसेस है वो कम होने लगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या निगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोगों के पास अब पैसे आने लगे तो वो प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। मतलब इसकी वजह से कैपिटलिज्म का स्टार्टिंग हुई, मतलब कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वेयर बीइंग एक्सप्लॉयटेड ड्यू टू लैक ऑफ लेबर लॉ, देयर वेयर लॉन्ग वर्किंग आवर, लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्ड, अनहाइजेनिक वर्क इन्वायरमेंट। तो आपका इंडस्ट्री बढ़ने लगा तो जो लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, मतलब जो मज़दूरों को है उनको बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे। तो इसकी वजह से जो है कि बहुत लंबा काम करवाया जाता था और बहुत सारे प्रोटेक्शन, मतलब हज़ार्ड सिचुएशन है उसमें बिना प्रोटेक्शन के काम करवाया जाता था। और बहुत अनहाइजीनिक वर्क इन्वायरमेंट है फिर भी काम करवाया जाता था, कोई लेबर लॉ हुआ था नहीं इस समय। तो मतलब मज़दूरों के लिए यहाँ पे मुसीबत बढ़ गई। तो ये देखा जा सकता है कि उस समय सिचुएशन ऐसा था कि उस समय वर्ल्ड वार भी चल रहा था, तो बहुत लेबर की कमी थी, तो वहाँ बच्चों से भी काम करवाया जाता था। ट्रेडिशनल वर्कर्स वीवर्स बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पहले पारंपरिक विधि से जो बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, वो सारी चीज़ें वो स्लो हो पड़ गई। तो जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे, पुराने वर्कर्स, वो बेरोजगार हो गए। चाइल्ड लेबर, मतलब आपका बाल मजदूरी बढ़ने लगी। डिमांड ऑफ कॉलोनी वो भी बढ़ने लगी, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कब्जा कीजिए और वहाँ पे जाकर एक्सपैंड कीजिए आपका कच्चे माल के लिए और मार्केट तलाशिए। ये इसकी टेंडेंसी बढ़ गई। लॉ वेयर मेड इन कॉलोनी टू इन्हांस इकोनॉमी ऑफ रूलिंग कंट्री, नॉट फॉर कंट्री कॉलोनी कंट्री। तो वहाँ पे इस तरह के कानून बनाया गया जो कि इकनॉमी को बूस्ट करते थे, जो कि रूल कर रहा है कंट्री उसके लिए, जो जिस पर रूल किया जा रहा है उसके लिए कोई लॉ नहीं थे। जो कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के केस में भी यही किया गया था। मतलब कि जो भी रूल बनाए गए थे वो सिर्फ इंग्लैंड को फ़ायदा देने के लिए थे, इंडिया को नहीं। जिसकी वजह से अब जब इंडस्ट्री बढ़ी है तो पोल्यूशन भी बढ़ा बहुत ज़्यादा, और उसके जो का वर्कर्स थे उसके स्लम एरिया भी बहुत बढ़े। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, लोगों की मतलब लाइफस्टाइल बहुत ईजी हुई, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम लोग को जो स्टडी करते हैं या फिर हम लोग अभी के जो चैलेंजेस है कि हम लोग को जो वर्ल्ड को या सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाना है, तो सस्टेनेबल बनाने के लिए हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, किस तरह से चेंजेस हुई सोसाइटी, लेकिन हम लोगों ने बस जस्ट एक रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है जो कि उस मतलब 18th to 19th सेंचुरी में ये आया था। लेकिन ये इसके भी 4 फेजेज आए हैं, मतलब अब तक भी हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ही हैं। कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का धीरे धीरे जो भी गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी भी जारी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद है आपका कि इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने के लिए एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की वजह से ही ये सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ा है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के जो डिफरेंट फेजेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि पूरा ये आर्ट सब्जेक्ट है या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वैसा नहीं, वो सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा आपको पास्ट के बारे में जानना है, ताकि आप समझ सकें कि अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है, और हम लोग इसको बेटर बनाने के लिए एज ए सिविल इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके।